हेलो, दिस इज जीत एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो उससे पहले हम एक रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि चलो अब अगर इन्वेस्टमेंट करना है, हमें अपने पैसे लगाने हैं इन द इंडियन मार्केट्स, तो कौन से सेक्टर्स और कौन से इंडस्ट्रीज को हम चूज करें ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकें। सो बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा होता है कि यार पैसे तो हैं मेरे पास, पर अब किस सेक्टर या किस इंडस्ट्री के स्टॉक्स पर लगाऊं। दैट्स द बिग क्वेश्चन मार्क हियर। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें जो डेटा चाहिए, उस डेटा को जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। सो सिंपली वी विल गो टू IBEF.org एंड इस वेबसाइट में आपको सारे सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज का डेटा प्रेजेंटली मिल जाएगा। एंड इसमें आप जो डेटा चाहो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा हो, इंडियन इकोनॉमी का डेटा हो, इंडस्ट्री का डेटा हो, स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज डेटा अगर आपको चाहिए, अगर आपको एक्सपोर्ट्स जानने हो सारे कमोडिटीज के बारे में, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट बाय प्रोडक्ट्स। सो इस सेक्शन में अगर आप जाओगे, यू क्लिक एक्सपोर्ट्स एंड आफ्टर दैट यू क्लिक एक्सपोर्ट बाय प्रोडक्ट्स। सो इसमें क्या है ना, आपको काफ़ी सारे जितने भी कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, सो किस रेट में एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो रही है, ये भी पता चल जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक दी कमोडिटी ऑफ कॉफ़ी, अब कॉफ़ी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, द कॉफ़ी इंडस्ट्री इन इंडिया, सो जो भी कॉफ़ी यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है एंड कौन से लोकेशंस में एक्सपोर्ट होता है, इसका ट्रेंड क्या है, एंड हाउ इट्स ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये सारे डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू स्टडी अबाउट द इंडस्ट्री, स्टडी अबाउट द इकोनॉमी एंड जितने भी ना कि इसमें क्वालिटेटिव डेटा है, इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी आपको कहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे। उन डेटा को आप यूज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट मेट्रिक्स को फॉलो करने के लिए। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इतना सारा डेटा है यहाँ पर, तो कौन से डेटा को मैं यूज करूँ कि ताकि मैं अपने फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अच्छे से फॉलो कर सकूँ। सो एक सिंपल सा वे बताने वाला हूँ मैं आपको बेसिकली। सो आपको सबसे पहले यू हैव टू शॉर्टलिस्ट कि अ, मुझे कहाँ कहाँ से वो सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज मिलेंगे जहाँ से जिस पे मैं इन्वेस्ट करूंगा इन फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 2 years 3 years और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर। यहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि ये वो वीडियो नहीं है जो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्टॉक्स के आइडियाज देंगे, बिल्कुल नहीं। स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्टॉक्स के लिए आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस है, बट ये डेटा हमें फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बैलेंस योर पोर्टफोलियो, यू हैव टू मेक योर पोर्टफोलियो। आपके पास 1 1.5 लाख रुपए का कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल मैं बोल रहा हूँ। सो उस हिसाब से आप सेक्टर के डेटा को कैसे यूज करोगे एंड शॉर्टलिस्ट करोगे किस सेक्टर में मुझे पैसा लगाना है, व्हाट्स द ट्रेंडिंग सेक्टर, व्हाट्स द ग्रोइंग सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। ओके, सो एक छोटा सा स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे काफी सारे सब सेक्शंस बने हुए हैं। ओके, सो द जो सॉरी जो पहला सेक्शन है हमारा यहाँ पर वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो जो लोग यहाँ पर बिगनर है, मैं आपको बता दूं इन ब्रीफ कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स क्या है। कोई भी कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री, यहाँ पर हम जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो यहीं की कंपनीज होंगी। ओके, वो कोई बाहर की कंपनीज नहीं होगी, दैट विल बी इंडियन कंपनीज ओनली, इंडियन ओरिजिनेटेड कंपनीज अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो। एंड ये वो कंपनीज है जो दूसरे सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, सो इसका छोटा सा एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि कभी भी आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल टाटा। ओके, टाटा की मेन कंपनी फॉर एग्जांपल टीसीएस आप पकड़ लो। टीसीएस के आप बैलेंस शीट पे जाओगे, ओके, एंड वहां पर इन्वेस्टमेंट्स वाले पार्ट को अगर आप देखोगे ना, सो दैट इन्वेस्टमेंट पार्ट, वो इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, दैट्स द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ओनली। अगर टाटा TCS is investing in, for example, Tata Power. Okay, if it's investing in Tata Chemicals, is it's if it is investing on
एनी अदर सेक्टर्स, XYZ सेक्टर्स, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स का डेटा आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड था जुलाई 2024 में। एंड ये फ्रीक्वेंसीज की अपडेशन की काफ़ी तेज़ है, जल्द से जल्द क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अपडेट होते रहता है ये डेटा। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन का सेक्शन मिलेगा, आप थोड़ा सा इसे रीड कर सकते हो। एंड मार्केट एक्टिविटीज के सेक्शन में आप जाओगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि करंट मार्केट एक्टिविटीज जो कुछ 6 महीने या फिर आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड एरा, उस मार्केट एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे काफी ब्रीफ में दिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट इसमें इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स का सेक्शन आता है, जो कि आपको प्रिसाइजली बताएगा कि हमारे देश में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स कौन से सेक्टर पे किया गया है। एंड उसके साथ साथ उसके ग्रोथ मैट्रिक्स भी दिए हुए हैं। सो ये डेटा आपको काफी हेल्प करेगा फोरकास्टिंग में। whenever you are forecasting any stock, when you are forecasting the growth prospect of any of the companies or sector, so ये जो आपका नंबर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, कि आप नंबर्स तो आप खुद से तो आप एनालाइज आप खुद नहीं सोच सकते कि चलो यार मेरे हिसाब से 8% ग्रो कर रहा है या 10% ग्रो कर रहा है। नो, आपको क्या करना है ना, आपको बहुत इन डेप्थ रिसर्च करना पड़ता है कि चलो यार, अगर फॉर एग्जांपल लास्ट 5 साल का एवरेज ग्रोइंग रेट है 8% पर एनम, ओके, सो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए भी मैं कौन से फोरकास्ट करूंगा, 7.5, 7, 9, 8, तो वो सारी फोरकास्टिंग हम इस डेटा के थ्रू कर सकते हैं। इससे हमें ओवरऑल आइडिया पता चल जाता है कि कितना ग्रो करेगा, नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। एंड जब बात हम इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो हम रिटर्न्स की भी बात करते हैं। सो आप हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि पहले जो इन्वेस्ट किया गया था इस सेक्टर में पैसा, उसके रिटर्न्स कितने बन के आए हैं, बेस्ड ऑन विच यू कैन फोरकास्ट द रिटर्न्स ऑन द नेक्स्ट ईयर्स। एंड ये डेटा आपको इसमें काफी हेल्प करेगा। सो आपको क्या करना है ना, इस डेटा को, ये देखियो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए हैं। ओके, यहाँ पे काफी कुछ दिया हुआ है, दिसंबर 2022, अक्टूबर 2022, सितंबर 22, तो ये आपको टाइम फ्रेम के साथ भी दिया हुआ है विद डेट्स एंड एवरीथिंग। एंड आप देखोगे कि ये सेक्शन जो यहाँ पर है, ओके 1 मिनट, यस, तो ये सेक्शन जो यहाँ पर है, आप देखोगे इसमें काफी सारा चीज दिया हुआ है। तो आपके पास दो तरीके हैं सेक्टर्स इसमें से आइडेंटिफाई करने के, या तो आप पेन एंड कॉपी या फिर गूगल नोट्स का यूज करके आप वन बाय वन एक एक लाइन को पढ़े, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप सोचिए, एनालाइज करें, एंड देन यू पुट एंड मेक अ लिस्ट। ओके, ये एक मैनुअल तरीका है जो जनरली पहले सब फॉलो करते थे। एंड जो अभी इजीएस्ट वे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इज यूजिंग दी चैट जीपीटी एट ऑल। मतलब आपको क्या करना है ना, चैट जीपीटी यहाँ पर सर्च करना है, ओपन एआई, आपको ओपन एआई ओपन करना है, देन कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पर डेटा को कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, एंड एक प्रॉम्प्ट डालोगे साथ में कि यूजिंग द डेटा, यूजिंग दिस डेटा एनालाइज की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करते हुए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स विथ की रीजंस। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रीजन जाने यू शुड नॉट इन्वेस्ट। सो रीजंस के साथ आप एक लिस्ट बनाएं। सो ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपको, आप देखोगे कि बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड, अब ये आपको लिस्ट बना के दे रहा है, इन्वेस्टमेंट सब सेक्टर रीजंस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देखो
वन बाय वन। तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे कितने सारे लिस्ट एंड सेक्टर्स बता रहा है आपको। सो यहाँ पर आपका काम काफ़ी इजी हो जाता है। यू डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली एट ऑल, क्योंकि आप रिसर्च प्रोसेस करोगे कभी भी, इफ़ यू आर रिसर्च एनालिस्ट और आप कभी भी आप इस डेटा को यूज़ करके अपने रिसर्च में आप डाल रहे हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइम बहुत सेव करना है। यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट, क्योंकि आपका जो पकड़ है वो हर सेक्टर के ऊपर रहेगा, एंड यू डोंट हैव टाइम कि आप सारे डेटा को मैन्युअली पढ़ें, उसके बाद उसकी लिस्ट बनाएं। बट वन थिंग आई हैव टू टेल यू कि आप यहाँ पर जो भी रिसर्च कर रहे हो, इंपॉर्टेंट थिंग को आप स्क्रूटिनाइज कर रहे हो एंड यू आर पुटिंग इट एंड मेकिंग इट अ रिसर्च रिपोर्ट। सो लास्ट में मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग एक रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द एनालिस्ट हु आर एंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ मेकिंग रिसर्च रिपोर्ट्स। सो वन थिंग आपको इतना समझना है कि आप जब भी रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे, वो बनाने के बाद आप गो थ्रू कर लो उसमें, एंड कभी भी आप रिसर्च करोगे ना, उस प्रोसेस में भी आप काफी सारे डेटा को रीड करोगे एंड समझोगे। ओके, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन यू आर एनालाइजिंग द क्वालिटेटिव डेटा ऑफ ए कंपनी। ओके, सो उस मोमेंट में आपको इसका यूज नहीं करना है। ओके, तब आपको एक एक लाइन, एक एक चीज को समझना है, पढ़ना है, एंड उसका डेटा भी काफी बड़ा नहीं होता। इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक वाइल इन्वेस्टिंग, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं मुश्किल से, मैनुअली रीड करके एंड की पॉइंट्स को एनालाइज करने में। बिकॉज कॉन्फ्रेंस कॉल एक ऐसा डेटा है जो भी काफी क्रूशियल है, एंड कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टोरी को वो बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, द करेंट फाइनेंशियल स्टोरी एंड पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ओके, तो यहाँ पर हमें काफी सारा, यहाँ पर आप देख रहे हो 6 से 7 सेक्टर्स हमें मिल गए हैं। रीजन बिहाइंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक resilience, rising consumer demand and market potential, focus on sustainability and green investment, strong startup ecosystem। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पर इन शॉर्ट मिल चुके हैं, एंड ये बात थी सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की। ओके, इससे आपको सेक्टर्स पता चल गए, सेक्टर के की पॉइंट्स पता चल गए। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको यहाँ पे 7 सेक्टर्स इन्होंने दिया है, तो जरूरी नहीं है आप सारे 7 सेक्टर्स को पकड़ के चलो। नो, यहाँ पे मैंने रीजंस भी इसलिए लिखा है क्योंकि बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर फ्रॉम दिस लिस्ट, ओके, आप क्या करना है ना, आपको पहले एक एक जो की इन्वेस्टमेंट रीजंस दिए हुए हैं ना, आपको उन्हें भी, उन पे भी फोकस करना है कि जो रीजन दिया है, इज इट अ वैलिड रीजन टू इन्वेस्ट। ओके, क्योंकि ये तो चैट जीपीटी तो आपको बस एक शॉर्ट में आपको समरी बनाकर दे दिया, पर इसके पीछे पीछे की जो साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है, वो चैट जीपीटी आपको नहीं देगा। वो आप ही को डिसाइड करना है बाय यूजिंग दिस डेटा, बाय लुकिंग टुवर्ड्स द डेटा, एंड जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट्स की जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहां पर आपको ये चीज करना है कि यू हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू गूगल, एंड उस पर थोड़ा सा इन डेप्थ रिसर्च करना होगा आपको। ओके, सो थोड़ा सा जान लेना होगा कि फॉर एग्जांपल पहला यहाँ पर ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीस, इस सेक्टर के बारे में अगर कहा गया है, तो टाटा मोटर्स, Hyundai मोटर्स एंड एथर एनर्जी, ये 3 चीजें यहाँ पर दी हुई है। सो Hyundai मोटर्स तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लिस्टेड नाउ, बट उसका आईपीओ बहुत जल्दी आने वाला है, आई थिंक ड्यूरिंग द दिवाली फेस। एंड यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, जैसे कि टाटास ग्रुप एमओयू विद कर्नाटका रुपीस 2,330 करोड़। तो ये एमओयू क्या था, इस एमओयू के डिटेल्स क्या हैं, तो वो सारी चीजें आपको गूगल में पता चलेगा। ये तो इन शॉर्ट एक हेडिंग बता के आपको इन्होंने दे दिया है। ओके, सो वन थिंग इज दिस, आफ्टर दैट आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में गए, यहाँ पर एक और चीज आप एफडीआई के सेक्शन में जैसे गए, नॉट इन दी एफडीआई, सॉरी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में, यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो। यहाँ पर आफ्टर दिस डेटा, इसके बाद एक और चीज यहाँ पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नाउ द वन वन थिंग आप यहाँ पर समझोगे कि ये इन्वेस्टमेंट तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थे जो कॉरपोरेट्स कर रहे थे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है एंड इनिशिएटिव्स है, इसके थ्रू आप कैसे एनालाइज करोगे कि कौन से सेक्टर को ये बेनिफिट कर रहा है एंड कौन से सेक्टर को नहीं कर रहा है।
अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे जाओगे, तो एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि इस डेटा में आपको क्या प्रॉम्प्ट डालना है इन चैट जीपीटी। ओके, तो यहाँ पर हम फिर से डेटा को कॉपी कर लेते हैं। अगेन यू आर पेस्टिंग द डेटा एंड यहाँ पर आप ये प्रॉम्प्ट डालोगे, एनालाइज यूजिंग दिस डेटा एंड shortlist the benefited sectors and industries। सो ये एक प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर डालोगे एंड देख लो, शुरुआत हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर ये डेटा भी आप देख सकते हो कि कैसे इजीली आपको एक लिस्ट बनाकर दे रहा है विथ ऑल द की पॉइंट्स एज वेल। तो ये की पॉइंट्स को आप इजीली अपने रिसर्च रिपोर्ट से मेंशन कर सकते हो बाय रिसर्चिंग इन डेप्थ इन इट एंड the easiest way to analyze any sector। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई। ओके, तो एक चीज आप यहाँ पर समझ सकते हो क्या कि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डेटा जो हमने स्क्रूटिनाइज किया था बाय यूजिंग द डेटा ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स एंड उस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में दो सेक्टर्स, दो सेक्शंस थे। ओके, वन वाज द इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा है गवर्नमेंट स्कीम। जो दो डेटा हमने अभी यूज किया एंड स्क्रूटिनाइज किया, इसमें एक आप कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, बाय यूजिंग दीज टू डेटास एंड इसमें आप देख सकते हो कि कौन से सिमिलर इंडस्ट्रीज हैं। ओके, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका इम्पैक्ट, उस स्कीम्स एंड डेवलपमेंट का इम्पैक्ट कैसे अफेक्ट किया इन मेकिंग द डिसीजन ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। आप समझ रहे हो मेरा मतलब? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कल एक एक्स वाई जी स्कीम अनाउंस की दैट विल बी बेनिफिट फॉर द सेक्टर, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर। सो वन थिंग यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इस यहाँ पर, या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स या जो वहाँ के इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रहते हैं, दैट आर द बिग इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट प्लेयर्स। तो एक चीज आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि दे ऑलरेडी नो द न्यूज अबाउट द एनी की डिसीजन मेकिंग ऑफ ए गवर्नमेंट। ओके, उन्हें पहले ही पता चल जाता है एंड उसके हिसाब से वो पहले ही एक्ट या रिएक्ट कर लेते हैं इन दी मार्केट। ओके, एंड ये सारी न्यूज बहुत लेट से फिर मार्केट में आती है एंड आफ्टर दी कमिंग ऑफ दिस न्यूज वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स फिर घुसते हैं मार्केट में, जब ऑलरेडी स्टॉक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं या फिर कोई न्यूज आ जाते हैं। सो वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि एक न्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है व्हेन यू आर गेटिंग इट एट फर्स्ट। You are the first to enter in a particular stock in a particular price and कैसे वो सारी न्यूज़ बेनिफिट करता है फॉरेन, आई एम सॉरी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एक डिसीजन लेने में कि कौन से सेक्टर पे पैसा डाले। ओके, सो ये आप एक बार इसमें एक छोटा सा टास्क कर सकते हो कि आफ्टर डूइंग दिस, इफ यू आर रिसर्चिंग ऑन ए पर्टिकुलर सेक्टर, आप एक बार मैच कर लो इसके की पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि अ, जो गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए, क्या उस इनिशिएटिव्स के बेस पे किसी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी पे। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल रिसर्च टास्क, क्योंकि क्या पता आपको कुछ मिल जाए उधर। ओके, ये मैं खुद करने वाला हूँ, ये टास्क मैं सिर्फ आपको नहीं दे रहा हूँ, ये मैं खुद करने वाला हूँ। एंड वन मोर थिंग, आप इसमें ये समझिए कि कभी आप रिसर्च प्रोसेस करोगे ना,
तो आप कभी भी रिसर्च प्रोसेस करने से पहले आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे क्या क्या ढूंढना है, क्या क्या मुझे चाहिए। ओके, व्हेन यू आर डूइंग द रिसर्च, व्हेन यू आर इनिशिएटिंग अ रिसर्च, आपको ये समझना है कि जैसे जैसे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स आपके सामने खुलेंगे, वैसे वैसे आपके दिमाग में सवालें आएंगी। ओके, एंड यू हैव टू research on the questions and get the answers of that particular question, तभी आप आगे बढ़ पाओगे उस रिसर्च प्रोसेस पे। सो ये दो सेक्शंस को हमने देख लिया ऑलरेडी। ओके, ये डेटा को कुछ नहीं करना है आपको। पहले ये जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है ना, वहाँ पे इसको रीड करना है। एक नया टैब खोलो वहाँ पर बगल में, एंड रिसर्च थोड़ा सा इन डेप्थ बस जान लो कि क्या है। ओके, एंड आफ्टर दैट यू डिसाइड कि आपको इस सेक्टर को शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और नॉट। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, ये तो बस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स की बात थी। म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। ओके, वन मोर थिंग, इसमें एक डेटा यहाँ पर मिसिंग है आई थिंक, जो म्यूचुअल फंड का डेटा होता है। ओके, आप एक चीज, बाद में जाके इस पे एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियोज को एनालाइज करें, एंड अपने पोर्टफोलियोज में आप उस बेसिस पे कैसे इन्वेस्टमेंट करें या स्टॉक्स को ऐड करें। ओके, दैट इज दी वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि म्यूचुअल फंड या फिर कोई बड़ा फंड हाउस अगर कोई स्टॉक के पीछे इन्वेस्टेड है, तो उसका जो रीजन है कि वाई ही इज इन्वेस्टेड एंड फॉर हाउ मच टाइम is the portfolio manager or the investors are invested for the mutual funds। ओके, सो वो जानना काफी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी की बात करूँ अभी जिसका नाम है EID पैरी, इट्स अ शुगर स्टॉक, एंड उसमें ये चीज हमें मुझे पता चली थी कि क्वांट बेस्ड म्यूचुअल फंड, एंड आई डोंट रिमेम्बर द सेकंड नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड, वो दो फंड हाउसेज ने बहुत पैसा डाला उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। एंड आफ्टर रिसर्चिंग मुझे ये समझ में आया कि वाई दे हैव डिड दिस। ओके, क्योंकि न्यूज़ यही था कि वो नया प्रोडक्ट मिक्स लॉन्च कर रहे हैं। ओके, फॉर द रिटेल इंडस्ट्री, एंड इट्स प्लानिंग टू पिवट ऑन देयर बिजनेस मॉडल। ओके, पिवट मतलब कि कुछ बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल में। ओके, वो एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, नाउ दे आर मूविंग इनटू द FMCG सेक्टर, जिसमें वो राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड अदर ग्रोसरीज उसको मैन्युफैक्चर एंड सेल करेंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग थी, एंड यही सारे रीजंस होते हैं कोई भी फंड हाउस कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करता है अपने पोर्टफोलियो में। सो उसकी साइकोलॉजी आप जब समझ जाते हो ना, तो इससे आपको बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि क्या मैं उस स्टॉक के में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या आई विल बी बैकिंग ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, सो पहला यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन खत्म हुआ। सो द नेक्स्ट वन इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, सेम, मैं वापस से रिपीट तो नहीं करूंगा इस स्ट्रैटेजी को, कुछ नहीं करना है, द सेम थिंग विच वी हैव डन करेंटली विद द डोमेस्टिक डेटा। आपको भी यहाँ से ये डेटा को कॉपी करना है, नॉट दिस वन, आपको इस डेटा को कॉपी करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी यही चीज़ करना है आपको, एंड उसके बाद यू विल बी गोइंग मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द यूनियन बजट 2024 टू 2025। इसमें भी आपको जानना है कि यार चलो, बजट, एक जो लेटेस्ट बजट आया था विच वाज वेरी हार्शली प्रेजेंटेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, एंड उस बजट के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि द गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, एलोकेशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कौन से सेक्टर की तरफ सबसे ज़्यादा है, एंड इन फ्यूचर वो कौन से प्रोजेक्ट्स पे प्लानिंग कर रही है। तो उससे आपको ओवरऑल पता चल जाता है ऑन व्हाट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री दे आर फोकसिंग ऑन। ओके, सो वन मोर थिंग, ये मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको सारे एस्टिमेट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा, जैसे यानी कि मंथली जो प्राइस इंडेक्स हो गए, CPI एंड WPI और इन्फ्लेशन, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके,
इन्फ्लेशन का डेटा को आप कहाँ यूज करोगे? डू यू हैव एनी आइडिया कि कहाँ यूज करना चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है वो मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी या कोई पर्टिकुलर सेक्टर के जो कॉस्टिंग पार्ट में होता है, दी एक्सपेंसेस पार्ट, उसमें मैं यूज करूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रॉ मटेरियल्स लेती हैं एक दूसरे कंपनी से, सो हर क्वार्टर वो रॉ मटेरियल्स के प्राइस कितने बढ़ेंगे। ओके, सो वो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे WPI का जो फोरकास्टिंग जो दिया हुआ रहता है ऑन दी मंथली और क्वार्टरली बेसिस, जनरली क्वार्टरली बेसिस, मैं उस चीज को, उस मेट्रिक्स को या फिर उस पर्टिकुलर परसेंटेज को यूज करूंगा इन फोरकास्टिंग दी एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर। ओके, सो ये एक नॉर्मल एंड कॉमन मेथड है जो यूज करते हैं सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट। ओके, सो आपको भी ये डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ बैंक क्रेडिट, क्रेडिट टू नॉन फूड इंडस्ट्रीज, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। एक चीज आप ये कर सकते हो कि आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग एनी सेक्टर, फिर आप वापस से आप इस साइट को अप्रोच कर सकते हो। जब आपने सेक्टर को चूज कर लिया है फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्चिंग, अब आप क्या कर सकते हो, उस इन डेटा जो आपका यहाँ पर मंथली, 1 मिनट, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट है या फिर मेक इन इंडिया स्कीम है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारे सेक्शन के डेटा को आप स्क्रैच कर सकते हो। यू विल पुट इट इन चैट जीपीटी एंड यू विल मेक अनदर प्रॉम्प्ट बाय यूजिंग द प्रॉम्प्ट ऑफ दैट सेक्टर। आप उस सेक्टर का नाम उसमें मेंशन करोगे कि प्लीज एनालाइज एंड फाइंड द डिटेल्स, डेटा एंड अदर की पॉइंट्स फॉर दिस सेक्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा। ये एक प्रॉम्प्ट को आप यूज करोगे एंड नेक्स्ट थिंग आप देखोगे, चैट जीपीटी वही सारी डेटा जो आपको पर्टिकुलरली चाहिए उसी की लिस्ट बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, एंड यू कैन यूज दैट फॉर रिसर्चिंग दी नेक्स्ट स्टेप्स। सो इंडियन इकोनॉमी में जितने जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, और ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ों को अभी यूज कर लेना फॉर एनालाइजिंग दी सेक्टर्स। सेक्टर को एनालाइज करने के लिए आपको कुछ 5-6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आप तब यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आप कोई सेक्टर पे रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप केमिकल सेक्टर पे कर रहे हो, सो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या ट्रेड पॉलिसीज है आप उसे जान लोगे, द रीसेंट ट्रेड पॉलिसीज एंड चेंजेस इन दैट ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, अगर दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो आप आगे बढ़ोगे फिर। एंड उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट सेक्शंस में जाओगे, वहां से आप सेक्टर का डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे इस वेबसाइट को यूज करना है वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। एंड फिर आप देखोगे द नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर द इंडस्ट्रीज। वेल, कभी भी आप कोई सेक्टर को चूज कर ले रहे हो, ओके, उसके बाद वो सेक्टर कौन सा सेक्टर है आप यहाँ पर देखोगे। फॉर एग्जांपल आप पहुंचे कि मुझे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे ज़्यादा भरोसा है, चलो मैं इस सेक्टर पे देखता हूँ क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया था, मार्केट साइज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू रीच $1 1274 बिलियन इन 2027 फ्रॉम $, 866 बिलियन इन 2022। 2022 से 2027 की मैट्रिक्स दी हुई है, 5 साल की मैट्रिक्स है। एंड हाउ मच परसेंटेज इट इज, नियर टू 50%, नॉट एग्जैक्टली 50%, बट वेरी नियर टू 45 to 50% के अराउंड उन्होंने दिया है कि 5 साल में 45 to 50% ग्रो करेगा ये। सो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर 5 साल में 45 to 50% है तो पर ईयर के हिसाब से कितना ग्रो करना चाहिए। ये एक फोरकास्टिंग आप यूज कर सकते हो। एंड फोरकास्टिंग के मेथड सबके अलग अलग होते हैं, कोई 6% लेता है, कोई 7% लेता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो आपको इतना तो पता है कि यू विल रीच टूवर्ड्स द गोल, या तो आप 2 स्टेप्स में पहुंचोगे या 4 स्टेप्स में पहुंचोगे, दैट्स द मैटर। ओके, सो इससे आपको सबसे पहले ये पता चल रहा है कि फूड प्रोसेसिंग का जो मार्केट साइज है वो कितना बढ़ने वाला है। तो मार्केट साइज में जब ग्रोथ आती है तो वहां पर उनके जो प्लेयर्स हैं, मार्केट के प्लेयर्स हैं या कोई कंपनी है, उनके स्टॉक प्राइजेस में, उनके सेल्स में भी वो उतनी ग्रोथ आती है। अब आपको इस सेक्टर से या फिर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से आपको ये जानना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से ऐसे कंपनीज या स्टॉक्स हैं जो अभी ग्रोइंग फेज में है। ओके, आपको उन स्टॉक्स में कभी पैसा नहीं लगाना जो ऑलरेडी मैच्योर्ड फेज में हो एंड बहुत ही ऑलरेडी ग्रोइंग ग्रोथ हो चुकी है उस कंपनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूं या HDFC बैंक की बात करूं, अब कुछ बढ़ने को है नहीं उसमें उतना।
ओके, लॉन्ग टर्म के लिए उतना कुछ है नहीं, इट्स वेरी मैच्योर्ड कंपनीज। एंड अगर आप बिजनेस साइकिल को अगर आप जानोगे तो मैच्योर्ड स्टेज के बाद दो स्टेज आती हैं। ओके, या तो डिक्लाइनिंग फेज या तो अपलाइनिंग फेज। अपलाइनिंग फेजेस तब आएगी जब कंपनी कुछ नया इनोवेशन करेगी अपने सेक्टर्स में। तो कभी भी आप मैच्योर्ड स्टॉक्स में आप पैसा लगाना अगर चाहते हो, ब्लू चिप या मैच्योर्ड स्टॉक्स में, तो एक चीज आप यहाँ पे समझ लो कि उस कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो क्या है। क्या वो पैन इंडिया से इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए रेडी है? फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस कर दिया कि वो अपने बैंकिंग सर्विसेज को पैन इंडिया से पैन एशिया लेके जा रही है, तब दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज। एंड इससे क्या रहेगा कि कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी बढ़ जाएगा। बट इज इट पॉसिबल फॉर एचडीएफसी बैंक? क्या बैंकिंग रेगुलेशंस एंड जितने भी रेगुलेशंस रहते हैं या ट्रेड पॉलिसीज रहते हैं, क्या वो इस फैक्टर को सपोर्ट करेगी इन फ्यूचर? इज दी इज इट वेरी पॉसिबल फॉर एचडीएफसी बैंक कि वो पैन इंडिया से पैन एशिया चले जाए? ये सारे क्वेश्चंस का जब आपको सवाल, जो भी सवाल है आपको अगर इसका जवाब मिल गया, देन यू कैन मूव मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, सो अब मैं जैसे फूड प्रोसेसिंग में गया तो इसमें ना मुझे बहुत सारे की पॉइंट्स एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पर मिल जा रहा है। ग्रोइंग डिमांड, कम्पिटेटिव एडवांटेज, गवर्नमेंट सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज, ऐसे यहाँ पर तोड़ तोड़ के सब कुछ दिया हुआ है। जुबिलियन फूड्स, इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप, ब्रिटानिया, सारे कंपनीज दिए हुए हैं। सो ऐसे नहीं कि इस सेक्टर में तीन ही कंपनीज हैं, ये तो टॉप थ्री कंपनीज इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो इससे आप क्या समझते हो? क्या ये वही तीन कंपनीज है जिन पे आपको पैसा लगाना? सोच के बताओ, क्योंकि यहाँ पर तो ये तीन कंपनीज ही दी हुई हैं और तो दी नहीं है। तो क्या आपको इन तीन कंपनीज में पैसा लगाना है क्या? आई थिंक यू शुड नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन दी टॉप थ्री कंपनीज गिवन इन अ सेक्टर। ठीक है, एक सेक्टर में अगर टॉप थ्री कंपनीज हैं तो आपको उसी पे पैसा लगाना है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनीज, जैसा कि मैंने कहा, ऑलरेडी अगर मैच्योर्ड है एंड ऑलरेडी वो काफ़ी ग्रोथ कर चुकी है इतने सालों में, एंड उनका ग्रोथ ही स्टेबलाइज हो चुका है, अब उनके ग्रोथ में डीग्रो आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ में डीग्रो की मतलब ग्रोथ का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो तब आप उस कंपनीज की तरफ नहीं जाओगे। वन मिनट, लेट मी लॉग इन। ओके, तो ये डेटा को इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हो। फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री रिपोर्ट है बाई IVF.org। एंड इसमें आपको सारा डेटा, A to Z जितना भी डेटा, एक कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया, एक एग्जीक्यूटिव समरी हो गई, जितने भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो गए, ग्लोबल लीडर इन फूड प्रोडक्शन, राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, एडवांटेजेस, मार्केट ओवरव्यू, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इस सेक्टर्स में कौन से सब सेक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर कोई कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड है इन ऑल द सेक्टर्स, वो बहुत अच्छी कंपनी है। कोई कंपनी है जिसका नीश ही है कि चलो मैं डेयरी प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड को देखूंगा फॉर फ्यूचर। एक प्रोडक्ट को भी मैं पकड़ के एक पर्टिकुलर कंपनी पर रिसर्च कर सकता हूँ। दैट्स ऑल्सो दी वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर रिसर्चिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी। कोई कंपनी अगर एक पर्टिकुलर नीश प्रोडक्शन या प्रोडक्ट को बेच रही है, तब आप ये चीज समझो कि आपको फिर उस प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि उस प्रोडक्ट के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ओके, उस प्रोडक्ट को और कौन कौन बेच रहा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी है, सबसे बेस्ट प्राइसिंग किसकी है, एंड सबसे बेस्ट डिमांड किसकी है। ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे व्हेन यू विल बी रिसर्चिंग ऑन ए पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर आगे अगर हम बढ़े तो मार्केट साइज इसमें बता दिया गया, 2027 का प्रोजेक्शन है। ऐसा नहीं है कि यार कि प्रोजेक्शन जितना दिया हुआ है एकदम एक्यूरेट वहीं पे टच करेगा। जरूरी नहीं है कि बुल्सआई एकदम मतलब एक्यूरेट मछली की आंख, बिल्कुल वैसा नहीं है। 1274 दिया हुआ है ना, सो हो सकता है ये 1300 जाए, 1400 भी जाए, हो सकता है 1100 में अटक जाए। ओके, सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रोजेक्शन दिया रहता है ना, वो बस बेसिक आइडिया आपको पता चल जाता है कि ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। ओके, कितना ग्रो करेगा एक्यूरेटली वो कोई नहीं बता सकता। नो वन हैज सीन द फ्यूचर। यू आर नाउ, कभी भी आप बिजनेस पे पैसा लगा रहे हो, आप कभी भी आपको पता नहीं है कि यार फ्यूचर में उसके सेल्स कहाँ जाकर रुकेंगे। नो वन नोज दैट। ओके, सो प्रोजेक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। और एक चीज इसमें अच्छी आपको लगेगी कि FDI इनफ्लोज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज।
तो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अगर उस कंपनी या सेक्टर पे रिसर्च कर रहा है, उसका डेटा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड 24 पेजेस का रिपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पर पूरा सेक्शन वाइज यहाँ पर इन्होंने कौन से प्रोडक्ट्स को कौन सी कंपनीज डील करती हैं, ओके, वो सारी चीजें दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको सेक्टर टू प्रोडक्ट जाना है कि प्रोडक्ट टू सेक्टर जाना है। दैट इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अभी मैं कह रहा हूँ कोई भी एक पर्टिकुलर, कोई भी एक मेथड नहीं है कोई इंडस्ट्री को एनालाइज करने का। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेमवर्क मैं बनाता हूँ फॉर एनालाइजिंग अ कंपनी, एंड वो सारे फ्रेमवर्क को मैं सारे सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री में नहीं यूज कर सकता। हर इंडस्ट्री एंड सेक्टर्स को एनालाइज करने का एक अलग एंगल है, एक अलग तरीका है। ओके, सो अब यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेस ग्रेन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मीट पोल्ट्री एंड मैरिन प्रोडक्ट्स। अब मैं क्या करूंगा ना, सारे सेक्शन को एक एक करके एक एक प्रोडक्ट को पकड़ूंगा। एक एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ग्रोथ है। अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, ओके, आईटीसी गोदरेज डाबर दे आर इन दी फ्रूट वेजिटेबल सेक्टर। अब वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करके उन्हें बेचते हैं, या फिर दे आर यूजिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। ये जानना जरूरी है। डायरेक्टली वो सब्जी और फल बेचते हैं कि वो उसका यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, ये इंपॉर्टेंट है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अमूल क्या डायरेक्टली मिल्क बेचता है या फिर मुझे मिल्क के प्रोडक्ट्स भी बेचता है? दोनों ही करता है वो चीज़। नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सारी चीज़ें आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीट, पोल्ट्री एंड मेरीन प्रोडक्ट्स की बात करें हम, तो इसमें भी इन डेप्थ रिसर्च किया जाएगा कि मीट की डिमांड इन फ्यूचर कितनी है। क्या गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बैनिंग द मीट इन पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं अगर मैं मीट की बात करूँ तो। ओके, एंड कंज्यूमर फूड की मैं बात करूँ, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक, इसकी डिमांड कितनी है आगे इन फ्यूचर? ओके, ये चीज़ आपको काफ़ी जानना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई कि फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत रोबस्टली बढ़ने वाली है, तब फिर आप कैसे उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे जो पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स को डील कर रहा है। ओके, उसके बारे में इन डेप्थ हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बट द थिंग इज कि मैं बेसिकली बस आपको इन डेप्थ ये बता रहा हूँ कि आपको इन डेटा को यूज कैसे करना है फॉर रिसर्चिंग इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, और वेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो आप थोड़ा बहुत तो रिसर्च करोगे खुद के लिए। या तो आप किसी रिसर्च सर्विसेज लोगे, या तो आप खुद रिसर्च करोगे। सो अगर आप खुद रिसर्च करना चाहता हूँ तो एक इजी वे बता रहा हूँ आपको। रिसेंट ट्रेंड्स एंड स्ट्रैटेजीज। सो इसमें आप देख सकते हो कि बजट एलोकेशन जो दिया गया है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन से स्कीम्स हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। एंड क्वांटम जंप इन सेक्टरल अचीवमेंट्स, राइजिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, increasing FDI, equity inflow, strategies adopted, growth drivers and opportunities, supply side driver, demand side infrastructure, policy support, बहुत सारी चीजें इन डेप्थ इसमें दिए हुए हैं। शॉर्ट, ये 24 पेज का रिपोर्ट है। यू जस्ट हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि एक एक पॉइंट के पीछे क्या क्या साइकोलॉजी है। ओके, बहुत। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि कभी भी आप रिसर्च कर रहे हो ना, बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। एंड जितना टाइम आप बचा सको, दैट्स वेल एंड गुड। बट ज़रूरी नहीं है कि यार आप टाइम बचाने के चक्कर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड की पॉइंट्स को छोड़ दो। ओके, यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर योर रिसर्च प्रोसेस। इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स, ये देख लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो रिसर्च करते हैं। ओके, इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या काम आता है? ये रिसर्च काम, ये फूड प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं ये लोग बेसिकली। ओके, सो इनके कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे आपको, जो कि मिलेंगे कभी या नहीं भी मिलेंगे। लास्ट पार्ट, अच्छा ये तो ग्लोसरी है। ओके, तो यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट का एंड होता है। एंड ये रिसर्च रिपोर्ट को आप पढ़ के यू कैन एनालाइज द पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक। अब ये वाला एक पार्ट तो हो गया इंडस्ट्री। नाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन या स्टेट में जो ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, ये सारे डेटा क्या
इम्पोर्टेंट होता है कोई स्टॉक को पर्टिकुलरली समझने में, पकड़ने में। मैं बताता हूँ इस डेटा का कब यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, समझना ये चीज़, एक कंपनी है जो सिर्फ एक या दो स्टेट में मैक्सिमम ऑपरेट करती है इंडिया में, बट इट्स अ लिस्टेड कंपनी। एंड फॉर एग्जांपल, अगर वो एक से दो स्टेट में सिर्फ ऑपरेट करती है या फिर एक या दो स्टेट में उनके बिजनेस हैं, तो इसका मतलब वो तो या तो स्मॉल सेक्टर में आएगा, स्मॉल कैप सेक्टर में, ओके, या तो लोवेस्ट टू मिडिल सेक्टर में। लोवेस्ट टू मिडिल का मतलब कि मीडियम सेक्टर्स जो हैं, मिड कैप सेक्टर्स जो हैं बेसिकली, उसके सबसे नीचे, उस नीचे वाले पार्ट में आएगा, अगर एक दो स्टेट में ऑपरेट करना है। तो कभी भी आप कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट करने बैठे हो या फिर आप रिसर्च करने बैठे हो, एंड योर फोकस इज ऑन इन्वेस्टिंग इन दी स्मॉल कैप स्टॉक्स, तब आप क्या करोगे ना, आप उन स्टॉक्स के करीब जाओगे जो बहुत ही कम जगह में ऑपरेट कर रहा है, एंड यू हैव टू लुक ऑन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन एज वेल। ठीक है। अब पर्टिकुलर लोकेशन में इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ रहेगा, आप ये समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट गुजरात, और कभी गुजरात, गुजरात टूरिज्म, गुजरात इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड गुजरात रिसेंट डेवलपमेंट इन की इंडस्ट्रीज। बताओ, ज्योग्राफिकल एरिया की इंडस्ट्रीज कौन से हैं, लिटरेसी रेट। देखो, काफी सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, गुजरात स्टेट रिपोर्ट, 67 पेज का रिपोर्ट है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री से भी बड़ा है ये। तो कौन से इंडस्ट्री इसमें दिए हैं, प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट एजेंट, पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट शेयर इन इंडिया टोटल डेयरी आउटपुट, स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल बेस, सूरत में है। ज्योग्राफिकल एरिया, लिटरेसी रेट, ये सब उतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताऊं क्या है। कोई पर्टिकुलर स्टेट को अगर आपको एनालाइज करना है, स्मॉल कैप स्टॉक्स को, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, बहुत छोटे स्केल में ऑपरेट करता है, एंड बेसिकली उसके जो उनका जो बिजनेस है वो गुजरात एंड राजस्थान, ये दो जगह में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो इसमें आप कौन से फैक्टर्स को फिर आप कंसीडर करोगे, ये सोचना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मैं यहाँ पे जोग्राफिकल वेदर एंड जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको अप्रोच करूंगा। ओके, अगर मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज क्लाइमेट, क्योंकि मेरा बिजनेस ही डिपेंड करता है वेदर पे। ठीक है। एंड गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फ्लड्स बहुत आते हैं, राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर बारिश बहुत कम आती है। तो दोनों ही डिसएडवांटेज है एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। तो क्या मैं उन एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा जो गुजरात एंड राजस्थान में बहुत हेविली सिचुएटेड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर मेरा बढ़ जा रहा है ना। ओके। सो ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं या फिर कोई पर्टिकुलर जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या फिर एक नेचुरल फैक्टर्स है, वो कैसे एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करती है। ओके। एंड एक चीज आप ये समझे कि कभी भी आप रिसर्च करने बैठे हो या इन्वेस्ट करने बैठे हो, आप कोई स्टॉक में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। आपको बिजनेस के रिस्क, रिटर्न्स, सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईच एंड एवरी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई भी जगह में पैसे कितने लगाए जा रहे हैं, कितना कैपिटल वहाँ पे क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे वहां पर डाला जा रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके। केपेक्स का कैसे पता लगेगा आपको? कोई भी कंपनी अगर केपेक्स कर रही है, ओके, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, तो उनके कैश फ्लोज में जाना पड़ेगा आपको। कैश फ्लोज में उनमें उनका जो सेकंड सेक्शन होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के हर साल केपेक्स कितने हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या फिर एक स्टेबलाइज केपेक्स है उनका। विजन, हेल्थ केयर, सोशल, ये बहुत सारी इसमें फैक्टर्स दिए हैं। जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। सो सबसे पहले द फर्स्ट टास्क यू हैव टू डू इज कि आपको ये वेबसाइट में जितना भी डेटा दिया हुआ है ना, अगर ऑटोमेटिकली जितना भी आप एनालाइज कर सके बाय यूजिंग दी चैट जीपीटी, इट्स वेल एंड गुड। बट रेगुलर बेसिस पे ना आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़े,
उसे थोड़ा रीड करें एंड थोड़ा आइडिया लें कि चलो यार इतने सारे सेक्टर्स है, इतनी सारे स्टेट्स है, धीरे धीरे इतना तो मैं एक बार में तो ग्रैब नहीं कर पाऊंगा ना। ओके। और ऐसा अगर नहीं करना है ना आपको, ये तो बहुत बड़ा अप्रोच है। जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप, डिसाइड द सेक्टर्स बाय मेकिंग अ लिस्ट, जो मैंने ट्रिक बताई। लिस्ट बनाओ कौन से सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद उस सेक्टर्स में जितने भी स्टॉक्स हैं, कितने मिड कैप है, लिस्टेड बता रहा हूँ मैं, कितने मिड कैप है, कितने स्मॉल कैप है, कितने लार्ज कैप है। ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे पैसा डाल रहे हो तो मैक्सिमम उस सेक्टर के आप 3 स्टॉक्स खरीदोगे। ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप दो लार्ज कैप के खरीदे, दो मिड कैप के खरीदे, या दो स्मॉल कैप के खरीदे, और बाकी एक एक जो बचा वो कोई भी तीनों तीन डिवाइडेड सेक्टर्स में खरीदे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइलिंग। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे या फिर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, पहले अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर लें कि आप हर साल कितना रिटर्न चाहते हो मार्केट से। उस इससे आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ मिड कैप चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ स्मॉल कैप चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ लार्ज कैप चाहिए। उस हिसाब से you will be able to analyze the stocks for your own portfolio as well. That's the best way to research. Okay. And उसके बाद जब आप डिसाइड कर देते हो कि दो लार्ज कैप पकड़ने हैं, तो दो लार्ज कैप अगर आप पकड़ रहे हो तो इसका मतलब यही है कि वो पैन इंडिया बिजनेस है, तो फिर आपको फिर स्टेट की रिपोर्ट्स उतनी देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है। कहीं कहीं अगर आपको जरूरत पड़े तो यू कैन गो फॉर इट, बट 90% ऑफ टाइम्स आपको कोई स्टेट और यूनियन टेरिटरी की रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। Okay, after that you have to see that if you are investing in a small cap or mid cap, and बहुत कम स्टेट्स में वो ऑपरेट करता है, तो फिर आप देखोगे कि कौन से स्टेट में वो आना चाहता है फॉर द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर वो 2 से 4 स्टेट में ऑपरेट कर रहा है, तब आप क्या करोगे ना, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एक्सपेंशन प्लान को समझोगे। अब कोई भी बिजनेस अगर दिया हुआ है तो उनके एनुअल रिपोर्ट्स में कॉन्फ्रेंस कॉल एनालिसिस जो आप करोगे तो उसमें वो लोग बता के रखते हैं कि उनके उनका जो फ्यूचर एक्सपेंशन है एंड कौन सी स्टेट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग बता के रखते हैं। ओके, जनरली सारे एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल के टाइम पे वो मैनेजमेंट को पूछती है कि आपका जो फ्यूचर केपेक्स प्लान, एक्सपेंशन प्लान कौन से स्टेट्स में है। उससे क्या करते हैं ना वो लोग, जब उन्हें स्टेट्स पता चल जाते हैं तो वो लोग स्टेट स्टेट के ऊपर रिसर्च करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक केमिकल सेक्टर है एंड ही हैज टू इन्वेस्ट इन यूपी एंड बिहार फॉर एग्जांपल, तो क्या वो यूपी बिहार पे वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये पहला सवाल आता है। क्यों? क्योंकि एक केमिकल सेक्टर यूनिट बनाने के लिए, ओके, वहाँ पे पानी की जरूरत बहुत पड़ती है। तो बिहार तो एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पर चारों तरफ कुछ है ही नहीं भाई, ना नदी है ना कुछ है, कोई वाटर सोर्स तो है नहीं। तो वो एक की रिस्क बन जाता है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। ओके, सो ये सारी चीज़ों को समझ के दिमाग में रख के यू हैव टू गो फॉरवर्ड। एंड रिसर्च प्रोसेस इज द मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग अ सेक्टर और ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही हेक्टिक काम है ये। एंड मी माई सेल्फ, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, एंड मैं जब भी कोई रिसेंटली मैं एक इन्वेस्टर्स के लिए, इज द इन्वेस्टर फ्रॉम गुड़गांव, ओके, मैं उनके लिए रिसर्च कर रहा था ऑन दी सेमीकंडक्टर सेक्टर्स एज वेल। तो उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतना ऐसा इंडस्ट्री है जो कोई टेक गाय को, कोई टेकी बंदा है वो बहुत इजीली समझ सकता है उसमें जितने भी टर्मिनोलॉजीज है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूँ भाई। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी समझ में ही नहीं आए उसमें कि कौन से हैं क्या है। सो मैं मैनुअली फिर रिसर्च करता था एक एक चीज़ों को, फिर यूट्यूब वीडियोस में देखता था, एक एक प्रोडक्ट को समझता था, देन उसको फिर मैं अपने इन्वेस्टर्स को बताता था कि नहीं, इस वे नहीं, इस वे आपको जाना है। ओके। सो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे टाइम में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं समझ में आए। आपके पास पूरा रिसोर्सेज है, आपके पास पूरा इंटरनेट है, द इंटरनेट इज फॉर यू। सो पूरा जाएं, एक एक चीज को समझे, रिसर्च करें, एंड आफ्टर दैट यू मेक द डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट और नॉट। ठीक है। कोई भी एक स्टॉक के सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझ के यू कैन नॉट प्ले विथ इट। ओके। फाइनेंसिस तो मैंने जैसे कहा एशियन पेंट है, एचडीएफसी बैंक की हुई, पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है भाई, तो क्यों मैं पैसे लगाऊं उस पे? मतलब क्यों इतना, एक तो स्टॉक्स भी महंगे। ओके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड ये सारी डिटेल्स मैं
वीडियो की लेंथ काफी लंबी बन गई है। ओके। एंड आई होप मैंने हेल्प करी होंगी आपको ये सारे डेटास को समझने के लिए। सो ये बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ओके, ये तो बस मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा था कि कैसे क्या करना है। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर द फ्यूचर इज, मैं एक एक सेक्टर्स को पहले पकड़ूंगा, नॉट ऑल द सेक्टर्स एट अ टाइम। मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले जो रिसर्च प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है उसको मैं खुद अप्लाई करूंगा। ओके, मैंने काफी बार किया हुआ भी है। आई विल बी स्टार्टिंग अप्लाइंग इट इन दी इनिशियल बेसिस, एंड मैं फिर स्क्रूटिनाइज करूंगा एंड एनालाइज करूंगा कि कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर 2 to 3 years। ठीक है। उसके बाद उन सेक्टर्स की जो रिपोर्ट्स है उनको मैं पढ़ के एक उस पर वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट में। ओके। आई होप वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि डेली या फिर जिस बेसिस पे मैं अपलोड करूंगा आपको रीच मिल जाए। ओके। एंड उसके बाद फिर मैं उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स अभी ट्रेंडिंग है एंड किस बेसिस पे मैंने उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया, मैं वो बताने वाला हूँ। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, एंड आई होप आपका सपोर्ट बना रहेगा। ओके, बिकॉज योर सपोर्ट विल बी द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर मी टू डू दिस रिसर्च प्रोसेस। ओके, सो तब तक के लिए इतना ही, एंड दिस इज जीत साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट स्कूल। बाय।